अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और वेलर के इस क्रैश प्रोग्राम के साथ आपके साथ हाजिर हैं और इस सीरीज़ में हम जो है वो अपने कोर्स को देख रहे हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट जो सवाल होता है उसको अच्छे से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मेरे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है तो उस टॉपिक का नाम जो है वो मतलब पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, कॉनिक सेक्शन का दूसरा पार्ट। कॉनिक सेक्शन के एक पार्ट में हमने सर्किल को डिस्कस किया था। नाउ वी विल डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराबोला एंड एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो अभी हम जो स्टार्ट में ना ये कॉनिक सेक्शन इम्पॉर्टेंट होता है आपके पास पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें सेक्शन ए से सवाल आते हैं, सेक्शन ए में मतलब एमसीक्यूज में भी सवाल आता है, इसमें आपके पास सेक्शन बी से भी सवाल आ रहे होते हैं, इसमें आपके पास सेक्शन सी से भी सवाल आ रहे होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ना वो कंसिडर किया जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम भी सेव करते हैं। बच्चों, आपके पास टॉपिक का नाम है आपके पास पैराबोला और एलिप्स और हाइपरबोला। बेसिकली इसके अंदर टोटल 4 एक्सरसाइज हैं। इसमें 8.1 भी है, इसमें 8.2 भी है, इसमें 8.3 भी है और इसमें 8.4 भी है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सर जब आपके पास अगर सपोज करिए ये पैराबोला हो गया, ये एलिप्स हो गया, ये हाइपरबोला हो गया, तो 8.4 किस लिए भाई? तो 8.4 बेसिकली पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स की एक मिक्सचर है और जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। और इसको अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो ये 7.2 की तरह है। तो अगर आपने 7.2 का कॉन्सेप्ट सही से समझा हुआ है तो इसमें 7.2 वाली ही सारी लॉजिक लगेगी। अगर आपको याद हो तो 7.2 में जो है वो ऑर्थोगोनली का कॉन्सेप्ट होता था। फिर हमने कहा था दो कर्व टच करते हैं तो डेल्टा की वैल्यू 0 होती है। फिर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लेकर आया था। कुछ याद है? कुछ इस तरह की बात होती है बच्चों, सही है। चलें इसकी थोड़ी सी थ्योरी को देखते हैं कि अगर आप चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हाइपरबोला है, ये सब आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ी होगी, ये सारी बातें पढ़ी होंगी। ये हाइपरबोला है। when transverse axis along x-axis, when transverse axis along x-axis, equation of hyperbola is x square upon a square minus y square upon b square is equals to 1। सेंटर इसका भी 0,0 पर है, फोसाई इसका प्लस माइनस c,0 पर है, वर्टिसेस इसका प्लस माइनस a,0 पर है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a अपॉन ई है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a है। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस y इज इक्वल्स टू 0 है। इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस x इज इक्वल्स टू 0 है और एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम प्लस माइनस c प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन a है। ठीक है, ये फॉर्मूलाज हैं, दो फॉर्मूलाज नॉर्मली बच्चों को याद होने चाहिए। अब व्हेन ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग y एक्सिस, अगर y एक्सिस की बात करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सेंटर आपके पास 0,0 है, फोसाई आपके पास 0, प्लस माइनस c है, वर्टिसेस आपके पास 0, प्लस माइनस a है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a अपॉन ई। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस x इज इक्वल्स टू 0, सॉरी यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस जो होगा ना बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, हाँ x इज इक्वल्स टू 0 होगा ना, सही है। अब y एक्सिस पर है ना, x इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस y इज इक्वल्स टू 0, बिल्कुल सही है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन ए प्लस माइनस c। अब यही अगर आपके पास ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो शिफ्ट हो जाए या पैरेलल हो जाए x एक्सिस के, तो इक्वेशन बन जाती है x माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सेंटर बच्चों आपका कहाँ होगा? h k पर होगा। फोसाई आपका h प्लस माइनस c k होगा। वर्टिसेस आपका h प्लस माइनस a k होगा।
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्स माइनस एच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अपॉन ई होगा। और अगर आप इसको चाहते हो सकता है आपके टीचर ने इसको ऐसे पढ़ा हो एच प्लस माइनस ए अपॉन, ये भी सही है, गलत नहीं है, सही है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए होगा और एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एच माइनस एच प्लस माइनस सी। एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो है वो आपके पास क्या होगा, एच प्लस माइनस सी कॉमा के प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन। बच्चों ये हाइपरबोला के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो कि आपको याद करने होते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो उसके बाद आपके पास क्या आ गया, उसके बाद वन ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाए। तो ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाए तो आपके पास हाइपरबोला की बात हो रही है। तो इक्वेशन बनेगी y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसका सेंटर जो होगा वो h कॉमा के पे, फोसाई जो होगा h कॉमा के प्लस माइनस सी पे, वर्टिसेस जो होगा h कॉमा के प्लस माइनस ए पर। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल्स टू के प्लस माइनस ए अपॉन ई और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए और देन एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम h प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉमा के प्लस माइनस सी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए, ये पैराबोला के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पैराबोला के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्योंकि ये बेसिकली पैराबोला में भी पैराबोला भी है, एलिप्स भी है, हाइपरबोला भी है। तो हम थ्योरी जो है ना, हम थ्योरी को एक साथ डिस्कस करेंगे, फिर हम सवालात कर लेंगे। बच्चों पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू 280। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल आपको, अच्छा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल डायरेक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल मैं आपको निकालना सिखाऊंगा डेरिवेटिव वाले तरीके से, तो ऐसा चीज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c इज इक्वल्स टू a अपॉन m, ये याद रखो तो ठीक है, वरना इसकी असर ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एलिप्स आ गया, ये हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ हाइपरबोला आ गया। अभी हमने हाइपरबोला को डिटेल में देखा था ना बच्चों। एक बात हमेशा याद रखना है कि अगर आपने एलिप्स और हाइपरबोला की तैयारी करनी है तो किसी एक की भी तैयारी कर लोगे तो आपके दोनों की तैयारी हो जाएगी। सही है, एलिप्स और हाइपरबोला जो है ना वो दोनों एक ही तरह का होता है, मतलब एक ही तरह के फॉर्मूलाज होते हैं। ऑब्वियसली फिगर एक तरह की नहीं होती, एक ओपन कर्व है, क्लोज कर्व है, लेकिन उन दोनों के जो फॉर्मूलाज होते हैं ना मेरे बच्चों, उन दोनों के फॉर्मूलाज जो है वो बिल्कुल सेम होते हैं। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a होता है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b होता है। इसेंट्रिसिटी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की √2 होती है, whose latest rectum doubles the transverse axis √3 हो जाती है। ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला whose latest rectum is 4 times the transverse axis √5 हो जाती है। c की वैल्यू a से बड़ी होती है। b स्क्वायर का फॉर्मूला c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है। और पैरामेट्रिक इक्वेशन आपके पास x इज इक्वल्स टू a sec थीटा, b y इज इक्वल्स टू b tan थीटा होता है। ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होती है। टेंजेंट नॉर्मल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना काम भी काफ़ी है। सही है, लेकिन मज़े की बात है कि हमने अभी किसको डिस्कस किया है, पैराबोला को अभी हमने हाइपरबोला को डिस्कस किया, हाइपरबोला की थ्योरी डिस्कस कर ली। अब मूव करते हैं हम पैराबोला की थ्योरी की तरफ। पहले पैराबोला की थ्योरी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, फिर पैराबोला के सवाल कर लेंगे। बच्चों पैराबोला के पीछे कहानी क्या होती है, पैराबोला के पीछे कहानी ये होती है कि आपके पास जो है ना, इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास मेजर एक्सिस होता है। ठीक है, सॉरी, एक्सिस ऑफ पैराबोला होता है, मेजर एक्सिस तो एलिप्स में होता है। एक्सिस ऑफ पैराबोला लाइज अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सिस ऑफ पैराबोला लाइज अलोंग एक्स एक्सिस। इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, और इसके बाद इसमें इसमें फोकस होता है a कॉमा 0 पे, और इसमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इज इक्वल्स टू माइनस है। और अगर यही आपके पास एक्सिस ऑफ पैराबोला लाइज अलोंग y एक्सिस हो जाए तो इसमें जो फोकस होता है बच्चों, फोकस 0 कॉमा a होता है,
और डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल्स टू माइनस ए होता है। दो बातें याद होनी चाहिए। अगर आपके पास एक्सिस ऑफ पैराबोला अगर आपके पास एक्स एक्सिस हो जाए तो आपको फोकस पता होना चाहिए कॉमा जीरो, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे कहीं फोकस होता है और यहाँ पे कहीं डायरेक्ट्रिक्स की लाइन होती है। इसमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये वाली लाइन लेटेस्ट रेक्टम की होती है। कैसी लाइन? जो कि क्या हो जाए, परपेंडिकुलर टू एक्सिस हो जाए और पासेस थ्रू फोकस हो, तो उसको लेटेस्ट रेक्टम की लाइन कहा जाता है। सही है। इसमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम किसके बराबर होता है? 4a के बराबर होता है। इसके अंदर भी और इसके अंदर भी ये आपके पास लेटेस्ट रेक्टम की लाइन होती है, ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की लाइन होती है। ठीक है। और फोकस जो होता है वो फोकस ये वाला पॉइंट होता है। सही है। एक पैराबोला के अंदर ये वाली सारी चीज़ें होती हैं। अगर इसी का पैरेलल का केस हो जाए तो पैरेलल के केस में कोई नई चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। पैरेलल के केस में एक्स एक्सिस में एच का इजाफा हो जाता है, वाई एक्सिस में के का इजाफा हो जाता है। बाज़ टीचर इसको 8 केस करके पढ़ाते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि वैसे ही इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं हमारे पास, तो आप इसको कम करके पढ़ो, कम करके इस सेंस में पढ़ो कि सिर्फ आप केस 1 और केस 2 याद रख लो सही से। दिस इज योर केस 1 और दिस इज योर केस 2। अगर आपने केस 1 और केस 2 याद रख लिया ना मेरे बच्चों, अगर आपने केस 1 और केस 2 याद रख लिया तो आपकी सारी परेशानी पैराबोला की हल हो जाएगी इंशाल्लाह। चलें सवाल की तरफ आते हैं। सवाल में क्या लिखा हुआ है? सवाल में यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद द फोकस 2,3 एंड द डायरेक्ट्रिक्स y-5 इज इक्वल टू 0। बच्चों आपको पता है क्या करना है? आपको ये बोलना है कि सर अगर फोकस है ना, तो फोकस या तो क्या हो सकता है, या तो पैरेलल का केस है ना ये, तो 0 तो नहीं आ रहा, तो पैरेलल का केस है। तो पैरेलल के केस में सर फोकस जो है ना, मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए लिखता हूँ। आपका जो फोकस है ना, फोकस आपका या तो h प्लस ए कॉमा के हो सकता है, h प्लस ए कॉमा के हो सकता है, या तो h कॉमा के प्लस हो सकता है ए। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो ये इक्वेशन हो सकती है, और अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो ये इक्वेशन हो सकती है। अब ये कौन डिसाइड करेगा? ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन डिसाइड करेगी। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या चल रही है? y इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू के माइनस ए, और के माइनस ए की वैल्यू क्या चल रही है? +5, क्योंकि -5 है तो उधर जाके क्या हो सकता है? +5 हो सकता है। तो आपने इसको ऑब्जर्व किया कि पैरेलल टू वाई एक्सिस का केस है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, तो ये वाला केस है। जब ये वाला केस है तो आपने ये बोला कि जब कंपेयर किया तो h की वैल्यू क्या आ गई? h की वैल्यू 2 आ गई। h की वैल्यू क्या आ गई? h की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है। k प्लस ए कंपेयर कर रहे हो आप, h को h से कंपेयर कर रहे हो, k प्लस ए को 3 से कंपेयर कर रहे हो, 3 आ गई। और k माइनस ए की वैल्यू तो आपके पास 5 है। अगर मैं इसको ऐड करा दूं तो ये कैंसिल, 2k बराबर हो गया आपके पास 8k, और k की वैल्यू क्या आ गई? 4। h भी पता चल गया आपको, h भी पता चल गया बच्चों, और k भी पता चल गया। अब k की वैल्यू जो 4 आई है वो अगर मैं यहाँ रख दूं यहाँ पे, तो क्या निकल कर आ जाएगा? a निकल कर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक 4 रखा, माइनस a इज इक्वल्स टू 5, ये उधर गया, ये इधर आया, 4 माइनस 5 इज इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू क्या आ गई? -1। h भी पता चल गया, k भी पता चल गया, a भी पता चल गया। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है y एक्सिस का केस है तो ये एक फॉर्मूला होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a और y माइनस के। ठीक है। तो x माइनस एच की जगह पे हम यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू -1, y माइनस के रखेंगे तो y माइनस 4 होगा। तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 और फिर y माइनस 4, और यही आपका क्या होगा बच्चों? रिक्वायर्ड आंसर होगा।
ठीक है। तो अगर आपको बेसिक फार्मूलाज भी याद है तो इस सीरीज़ की मदद से आप बहुत आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हो और 100% नंबर को अचीव कर सकते हो। नाउ हम मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मेरे बच्चों सवाल में क्या लिखा हुआ है? सवाल में लिखा हुआ है डिटरमाइन वर्टेक्स, फोकस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कर्व। और कर्व की इक्वेशन क्या है? कर्व की इक्वेशन है आपके पास x² + 4x + 4y - 12। ये एक अच्छा सवाल है और इस तरह के सवाल पेपर में अपेयर हो सकते हैं। तो आइए हम सीखते हैं किस तरह काम करना है। बच्चों आपको इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, लास्ट टाइम हमने फोकस और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की मदद से इक्वेशन निकाली थी ना। अब आपको क्या कह रहा है? अब आपको इक्वेशन देके सारी चीज़ें पूछ रहा है। तो ये दो तरह के सवाल हो सकते हैं, दो तरह की इसकी नेचर हो सकती है। तो आप बोलोगे बच्चों x² है + 4x है = -4y और उसके बाद क्या कर दो +12। इसको बच्चों हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना होता है। इसको 2 से डिवाइड कराते हैं तो ये होता है x² + 4x, 2 से डिवाइड किया आया 2, 2 का स्क्वायर आया 4। तो हमने यहाँ पे भी 4 को ऐड कराया, -4y + 12 यहाँ पे भी 4 को ऐड कराया। तो ये बना x + 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे -4y और यहाँ पे कितना आया 16। तो ये आया x + 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे -4 को कॉमन लिया, अंदर आया y - 4। आपने दोबारा से देखा ये पैरेलल टू y एक्सिस का केस था, ठीक है। पैरेलल टू y एक्सिस का केस था। पैरेलल टू y एक्सिस के केस में होता है x - h का होल स्क्वायर = 4a y - k। सही है, 4y - k। तो आपने कंपेयर किया तो h की वैल्यू जो निकल कर आई वो -2i, k की वैल्यू जो निकल कर आई वो 4i और 4a की वैल्यू जो है वो क्या आई? 4a की वैल्यू -4i। तो a की वैल्यू क्या हो गई? -1 हो गई। ठीक है, h भी पता चल गया, k भी पता चल गया और a भी पता चल गया। अब आपको क्या निकालना है? वर्टेक्स निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? आपको वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स आपके पास होता है h, k और h कितना और k कितना आया था? -2 और 4 था। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? -2, 4। उसके बाद क्या निकालना था? उसके बाद आपको फोकस निकालना था। y एक्सिस का केस है तो आपका जो फोकस होगा वो होगा h, k + a। तो h की जगह पे तो -2 आ जाएगा और h की जगह पे -2 आ जाएगा, k + a करेंगे तो 4 - 1 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है तो वो होगी y = k - a। तो 4 + 1 करेंगे तो y = क्या आ जाएगा? 5 या फिर क्या आ जाएगा? y - 5 = 0। तो मेरे बच्चों आपने देखा, आपने दो तरह के सवाल किए। पहला सवाल बच्चों आपने ये किया कि अगर वर्टेक्स या फोकस या डायरेक्ट्रिक्स आपको गिवन हो तो आप इक्वेशन कैसे निकालते हो। दूसरा सवाल आपने बच्चों क्या किया? दूसरा सवाल आपने ये किया कि सर अगर मेरे पास जो है वो अगर इक्वेशन गिवन हो तो डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स और फोकस जो है वो कैसे निकालेंगे। सही है बच्चों, तो आई होप आपको ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नाउ मूव करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सही है, एक सवाल लिखा हुआ है। सवाल में लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हुज डायमीटर इज द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। बच्चों ये सवाल कैसा सवाल है? वाई एक्सिस का सवाल है। तो आपके पास पैराबोला है और ये आपके पास लेटेस्ट रेक्टम है और ये आपके पास सर्किल है। सही है, आपका जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है ना, आपके पास जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो कि किसके बराबर होती है? 4a के बराबर होती है। वो बच्चों किसके बराबर है? सर्किल के डायमीटर के बराबर है। सर्किल के डायमीटर के बराबर है। तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे? सबसे पहले आप बोलोगे कि x² बराबर किसके हैं? 4ay के। 4a को कंपेयर कराओगे 36 से बच्चों, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी 9। a की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की अगर हम बात करेंगे तो वो 4a के बराबर होता है, तो ये 36 के बराबर ही आएगा। तो आप सर्किल का जो डायमीटर बोलोगे
वो किसके बराबर है, 36 के बराबर है। अगर मैं सर्किल के डायमीटर को 2 से डिवाइड करा दूं तो रेडियस निकल कर आ जाएगा, और 36 को अगर मैं 2 से डिवाइड करा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो आपके पास जो सर्किल था उसका जो रेडियस है वो कितना आ गया, 18 आ गया। एक सर्किल की इक्वेशन निकालने के लिए बच्चों आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली चीज़ चाहिए होती है रेडियस और दूसरी चीज़ चाहिए होती है सेंटर। मेरे बच्चों इसका जो सेंटर होगा ना बच्चों, इसका सेंटर जो होगा वो क्या होगा, फोकस होगा। ठीक है, आपकी जो सर्किल होती है ना बच्चों, आपका जो लेटेस्ट रेक्टम होता है वो बेसिकली फोकस से गुजरता है। ठीक है, तो बेसिकली जो सेंटर होता है ना वो क्या होगा, सर्किल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, फोकस होगा। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोकस। तो मेरे बच्चों आपने क्या बोला, आपने बोला सर फोकस जो होगा ना, फोकस वाई एक्सिस का केस है, वाई एक्सिस का केस है 0,a होगा, 0,a होगा तो 0,9 हो जाएगा। तो आपके पास ये जो फोकस होगा ना बच्चों, ये आपके पास सर्किल का सेंटर होगा 0,9। तो आपके पास सर्किल का सेंटर भी निकल कर आ गया, सर्किल का रेडियस भी निकल कर आ गया। तो सर्किल का जो सेंटर आया है वो क्या आया, 0,9 आया, और सर्किल का जो रेडियस आया है वो आपके पास आया है 18। तो आप ये बोलोगे x माइनस याद है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या था, आर स्क्वायर था। आपको ओरिजिनल जो कॉन्सेप्ट है ना वो पता होना चाहिए सर्किल का। मतलब अगर आपने 7.1 पढ़ी हुई है तो ही आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हो, वरना आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर आएगा प्लस y माइनस 9 का होल स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे 18 का स्क्वायर आ जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 81, और इसको सॉल्व करके यहाँ इसका जो स्क्वायर आएगा यहाँ लिख लेंगे, और जो है वो प्लस माइनस कराएंगे इससे, और जो सॉल्व करके आंसर आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, तो आपने ये देखा कि एक पैराबोला के सवाल के अंदर सर्किल का सवाल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और हम क्या करते हैं, हम पैराबोला को पहले सॉल्व करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, और उसके बाद फिर हम सर्किल की तरफ मूव कर जाते हैं। सही है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब सवाल आ गया 8.2 का ना, 8.1 यहाँ पे कंप्लीट हो गई। 8.1 में और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम ज़ाहिर सी बातें उन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं जो फ्रिक्वेंटली पेपर में आ रही होती हैं, या जो हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें पेपर में आ सकती हैं। तो आपके पास यहाँ पे 8.1 की कहानी हो गई ख़त्म। बारी आ रही है एलिप्स की। मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आपने हाइपरबोला के फॉर्मूलाज याद कर लिए तो एलिप्स के फॉर्मूलाज याद करने आपके लिए आसान होंगे। वर्टिसेस, कोवर्टिसेस, फोसाई, डायरेक्ट्रिसेस और सारी चीज़ें ऑलमोस्ट इसमें सेम होती हैं। बस इसमें मेजर एक्सिस होता है, उसमें ट्रांसवर्स एक्सिस होता है। एलिप्स में मेजर एक्सिस है, हाइपरबोला में ट्रांसवर्स एक्सिस है। एलिप्स में माइनर एक्सिस है और हाइपरबोला में कॉन्जुगेट एक्सिस है। सही है, चले शुरू करते हैं, आसान करते हैं काम को। सवाल में क्या लिखा हुआ है, सवाल में पहले तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में बंद करते हो आप लोग। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में बंद कैसे करते हैं, 9x स्क्वायर करते हैं माइनस 18x करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे प्लस के बाद 4y स्क्वायर करते हैं, और उसके बाद प्लस के बाद 16y करते हैं, और यहाँ पे -11 है तो उस तरफ भेज के क्या कर देते हैं, +11। 9 कॉमन लेते हैं तो अंदर आता है x स्क्वायर माइनस 2x, उसके बाद +4 कॉमन लेते हैं, अंदर आता है वाई स्क्वायर प्लस 4y। ठीक है, इज इक्वल्स टू 11। अब बच्चों इसमें -2 है, -2 को 2 से डिवाइड करना है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 9 लिख दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 कर देंगे, +4 ये वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 माइनस 4 कर देंगे, और ये इज इक्वल्स टू 11। ये बेसिकली मैट्रिक क्लास का टॉपिक है, ये तो इंटर वाली चीज़ तो अब है ही नहीं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसलिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ये बंद हो जाएगा। 9 ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये 9 +4 ये हो जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 11। सही है, उसके बाद क्या करेंगे, ये -9 उधर जाएगा, -16 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 प्लस 16 प्लस 9।
11 + 16 + 9 कितना हो जाएगा? 9 + 16 जो होगा वो 25, 25 में 11 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 35, 36 आ जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 9, ये आएगा x - 1 का होल स्क्वायर + 4, ये होगा y + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। अब बेटा हमेशा याद रखिएगा जो राइट हैंड साइड पे नंबर होता है ना बच्चों, उससे हमें क्या करना होता है? उससे हमें हमेशा डिवाइड करना होता है। तो आइए डिवाइड करके देखते हैं। 9x - 1 का होल स्क्वायर + 4x + 2 का होल स्क्वायर, यही था ना, और इज इक्वल्स टू क्या था? 36 था। देख लेते हैं y + 2 का होल स्क्वायर देन 36। देखा गलती हो गई, x नहीं था y था। हाँ y + 2 का होल स्क्वायर से, ये वैसे तो बहुत बच्चों वाली गलती थी। तो ये आपने 36 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे आ गया 4 प्लस यहाँ पे y + 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे आ गया 9 और इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 1। तो आप ये कहोगे कि मेजर एक्सिस जो है ना, मेजर एक्सिस क्या है? पैरेलल टू y एक्सिस है। मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस कैसे है कि आपके पास यहाँ पे बड़ा वाला जो नंबर है वाई के नीचे। मैं आपको दोबारा से एक बात बता दूं कि एलिप्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इसके लिए एलिप्स के फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। एलिप्स के फार्मूलाज आपको बुक में मिल जाएंगे और एलिप्स की थोड़ी सी थ्योरी पढ़िएगा उस, ताकि आपको ये पता चल जाए मेजर एक्सिस क्या होता है, माइनर एक्सिस क्या होता है और ये सारी चीज़ें। ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो इसको जाहिर सी बात है क्रैश में तो हम इम्पोर्टेंट सवाल को टारगेट कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट सवाल के लिए आपकी थोड़ी सी बेसिक्स जो है वो क्लियर होनी चाहिए। बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप पढ़ सकते हो बुक में एज इट इज़ बुक में एक एक चीज़ गिवन है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह अगर आप तरीके से भी बुक को पढ़ोगे तो आपके लिए आसानी होगी। सही है, चलिए पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया। पैरेलल टू वाई एक्सिस के बाद हमने यहाँ पे लिखा है x - h का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर होगा प्लस y - k का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर होगा इज इक्वल्स टू 1। कंपेयर कराएंगे, कंपेयर करा के h की वैल्यू निकालेंगे 1, k की वैल्यू निकालेंगे -2। सही, k की वैल्यू -2, b की वैल्यू, b स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू 2, a स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो a की वैल्यू 3। सही है, और हो गया, पैरेलल भी पता चल गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, क्या निकालना है? सेंट्रिसिटी निकालनी है, सेमी एक्सिस निकालना है, सेंटर निकालना है, वर्टिसेस निकालना है, फोसाई निकालना है। सही, सबसे पहले सेंटर निकाल लेते हैं। सेंटर एच कॉमा के होता है, सेंटर एच कॉमा के होता है। एच कॉमा के का मतलब है आपके पास 1, -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 9 -4, 9 - 4 5, तो इसका मतलब है सी की जो वैल्यू होगी मेरे बच्चों कितनी होगी? √5 होगी। मैं सारे फॉर्मूलाज लिख देता हूँ। ठीक है, अगर आपको वर्टिसेस निकालना है, वर्टिसेस आपके पास वाई एक्सिस का केस है तो एच कॉमा के प्लस माइनस ए होगा। एच भी पता है, के भी पता है, ए भी पता है, तो एक दफ़ा प्लस ए और एक दफ़ा माइनस ए। इसके बाद फोसाई अगर निकालना है मेरे बच्चों तो ये होगा एच कॉमा के प्लस माइनस सी, ये पता हो गया। अगर डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी आपके पास एक्स वाई है, वाई का केस है ना, वाई का केस है ना, और आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो कि हम ये हाइपरबोला वाली चीज़ लिख रहे हैं। डायरेक्ट्रिक्स का केस है तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू के प्लस माइनस ए अपॉन ई आ जाएगा। और यहाँ से e निकाल लेना, इसेंट्रिसिटी होती है और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला c अपॉन ए होता है, और यहाँ पे c √5 आएगा और a की वैल्यू आपके पास क्या चल रही है? 3 चल रही है। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर देना, आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। सही है, उसके बाद इसेंट्रिसिटी भी निकाल लिया, डायरेक्ट्रिक्स भी निकल गया, सेंटर भी निकल गया, फोसाई भी निकल गया। सेमी मेजर एक्सिस, सेमी एक्सिस भी कहा था ना, तो सेमी मेजर एक्सिस आपके पास a के बराबर होता है और a आपके पास 3 चल रहा है। सेमी माइनर एक्सिस b होता है, b की वैल्यू आपके पास 2 चल रही है। तो जो सवाल की रिक्वायरमेंट थी आपने देखा, हमने कितनी आसानी से निकाल लिया। सिर्फ आपको बच्चों क्या चाहिए होता है? एच के ए बी पैरेलल।
अगर एच के ए बी पैरेलल पता चल जाए तो सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करके आप बहुत आसानी से अपनी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वाला सवाल बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ मूव करते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल में क्या लिखा हुआ है, दोबारा से एक सवाल आ गया जो कि बेसिकली सर्किल का सवाल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको सर्किल की इक्वेशन निकालनी है तो आपके पास 3 कंडीशंस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर्किल के अंदर नंबर ऑफ अननोन्स कितने चल रहे होते हैं बच्चों? 3 चल रहे होते हैं। नंबर ऑफ अननोन्स कितने चल रहे होते हैं? 3 चल रहे होते हैं। एक एच, एक आपके पास जी होता है, एक एफ होता है और एक सी होता है। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं ताकि आपका सर्किल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, पैराबोला का कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज हो जाए और एलिप्स तो हम पढ़ ही रहे हैं। मेरे बच्चों, इस सवाल को करवाने का मकसद ये है कि जो है ना वो आपके तीनों टॉपिक जो हैं वो कवर हो जाएं। मैंने आप लोगों से पहले भी शायद एक दफ़ा जिक्र किया होगा कि हमेशा पेपर में वो सवाल इम्पॉर्टेंट होता है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर करता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा सवाल है जो कि 8.2 को भी कवर कर रहा है, जो कि आपके पास 8.1 को भी कवर कर रहा है और जो कि 7.1 को भी कवर कर रहा है। आइए देखते हैं किस तरह होता है काम। सही है, तो आपने सबसे पहले क्या बोला कि आपका जो सर्किल है वो इसके फोकस से गुजर रहा है, तो आप इसका फोकस निकाल लो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8y। फिर आप बोलो वाई एक्सिस का केस है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay लिखो। 4a की वैल्यू आपके पास -8 हो जाएगी, a की वैल्यू आपके पास -2 हो जाएगी। -2 हो जाएगी। इसका जो फोकस आएगा वाई एक्सिस का केस है 0, a आएगा। 0, a आएगा तो 0, क्या आ गया? 0, -2। सर्किल जिस पॉइंट से गुजर रहा था उसका पहला पॉइंट मिल गया। 3 पॉइंट से गुजर रहा था, ठीक है। एंड फोर्स, क्योंकि 3 पॉइंट इसलिए कह रहा हूँ मैं कि आपके पास पहला वाला पॉइंट इससे निकलेगा और फोसाई ऑफ द एलिप्स तो दो पॉइंट इससे निकलेंगे। तो आइए 2 पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, आपने इक्वेशन लिखी, इक्वेशन आपने लिखी 16x² और यहाँ पे क्या लिखा 25y² इज इक्वल्स टू 400। मैंने जब 400 से डिवाइड कराया तो एक्स स्क्वायर के नीचे आपके पास क्या आया? 25 आया। ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर के नीचे आपके पास 25 आया प्लस वाई स्क्वायर के नीचे आपके पास 16 आया इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 1। हमें राइट साइड पे जो नंबर चल रहा होता है ना बच्चों, उससे डिवाइड कराना होता है ताकि राइट साइड पे 1 बन जाए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ना बच्चों राइट साइड पे 1 होता है। तो इक्वेशन क्या होती है? अब क्या है, मेजर एक्सिस जो है ना, मेजर एक्सिस जो है ना बच्चों लाइज अलोंग एक्स एक्सिस है। क्यों? क्योंकि एक्स के नीचे बड़ा वाला नंबर है। तो आप फॉर्मूला लगाओगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो आप बोलोगे सर ए की वैल्यू 5 होगी, बी की वैल्यू बच्चों क्या होगी? बी की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, और इसका सेंटर जो है ना, सेंटर 0,0 पर है। पिछला वाला जो सवाल किया था ना वो सेंटर h,k पे था, शिफ्ट हुआ था। ये सवाल आसान है, ये सवाल मुश्किल नहीं है। सही है, अगर फॉरन से सी निकाल लो, सी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 25 माइनस 16 करेंगे, सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 9 आ जाएगी, सी की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। एक्स एक्सिस का केस है तो इसका जो फोसाई होगा प्लस माइनस सी कॉमा 0 होगा। तो इसका मतलब है एक पॉइंट होगा 3,0, एक पॉइंट होगा आपके पास -3,0। तो सर्किल का एक पॉइंट आपके पास आ गया 0, -2, एक पॉइंट आ गया आपके पास 3,0 और एक पॉइंट आ गया आपके पास -3,0। ठीक है, आइए एक पॉइंट आपके पास क्या है? 0, -2, एक पॉइंट आपके पास है 3,0, एक पॉइंट है आपके पास -3,0। सर्किल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये पहला वाला पॉइंट रखेंगे, 0 प्लस 4 प्लस 0 माइनस 2 2 4 4f और उसके बाद प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो पहली इक्वेशन बनेगी -4f प्लस c प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, याद होगा आपको ये वाला काम। देन 3,0 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 प्लस 2 3 6g फिर प्लस 0 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास दूसरी इक्वेशन बनेगी 6g प्लस c प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद तीसरी वाली इक्वेशन बनेगी -6g प्लस c प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि
3 और -3 का ही तो फ़र्क है। ठीक है, ये इक्वेशन बन गए। अब तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या करना है, जी एफ सी की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दूंगा तो जी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, और अगर मैं दोनों को ऐड करा दूंगा तो सी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो पहले ऐड करा दूँ। ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, ऐड कराना आसान होता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6g प्लस सी प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और यहाँ आ जाएगा -6g प्लस सी प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये से कैंसिल हो गया। 2c प्लस 18 इज इक्वल टू 0। सी की वैल्यू आ जाएगी -18/2, तो सी की वैल्यू आ जाएगी -9। सी की वैल्यू -9 यहाँ रख दीजिए। सी की वैल्यू -9 यहाँ पे रख दीजिए। तो जब आप यहाँ पे रखेंगे ना तो सी की वैल्यू -9, तो ये हो जाएगा, इक्वेशन 2 में रख दीजिए। 6g -9 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये इससे कैंसिल हो गया। जी की वैल्यू भी 0 आ गई। जी की वैल्यू भी 0 आ गई। सी की वैल्यू -9 यहाँ रख दीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1 में। तो ये हो जाएगा -4f -9 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -4f -5 इज इक्वल टू 0। तो f की वैल्यू आ जाएगी -5/4। f भी पता चल गया, g भी पता चल गया, c भी पता चल गया। आखिरी में हम बच्चों क्या करते थे, g f c की वैल्यू उठा के इक्वेशन ए में रख देते थे, और उससे आप क्या करते थे, आपकी इक्वेशन ऑफ सर्किल निकल कर आ जाती थी। उससे आपकी इक्वेशन ऑफ सर्किल निकल कर आ जाती थी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। सबसे पहले हमने, दोबारा से सुन लीजिए, सबसे पहले हमने पैराबोला से फोकस निकाला। पैराबोला से फोकस निकालने के बाद फिर हमने एलिप्स से फोसाई निकाले। 3 पॉइंट्स आ गए। पहला पॉइंट सर्किल की इक्वेशन में रखा, पहली इक्वेशन निकाली। दूसरा पॉइंट सर्किल की इक्वेशन में रखा, दूसरी इक्वेशन निकाली। तीसरा पॉइंट रखा, तीसरी इक्वेशन निकाली। तीनों को सॉल्व किया। तीनों को सॉल्व करने के बाद जीएफसी की वैल्यू आई। जीएफसी की वैल्यू वापस से इक्वेशन ए में रख दिया, तो आपके पास फाइनल आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, ये मूव करते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, और ये सवाल है 8.3 का। ठीक है, चले शुरू करते हैं। सही है बच्चों, अब हम मूव करते हैं 8.3 की तरफ। और 8.3 में जैसा कि आपने देखा, सवाल आया 16x स्क्वायर माइनस 9y² इज इक्वल टू 144। तो आपने जब डिवाइड किया तो ये आया x² 9 -y² 16 इज इक्वल टू 1। इलिप्स में ना, इलिप्स में क्या होता है, इलिप्स में अगर आपके पास जो बड़ा वाला नंबर होता है ना बच्चों, अगर x के नीचे है तो x एक्सिस का केस होता है, y के नीचे है तो y एक्सिस का केस होता है। लेकिन जो आपके पास हाइपरबोला है, हाइपरबोला में अगर x पॉजिटिव है तो x एक्सिस का केस है, y पॉजिटिव है तो y एक्सिस का केस है। ये एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप आसानी से सवाल को पहचान सकते हो। x एक्सिस का केस है तो इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, इक्वेशन आपके पास बनेगी x² -y² b² इज इक्वल टू 1। आप कंपेयर कर लो, a की वैल्यू आपके पास 3 आएगी, b की वैल्यू आपके पास 4 आएगी, और इसका सेंटर जो है वो 0,0 पर है। सही है, a निकल गया, b निकल गया, क्या क्या निकालना है, a 3 है, b 4 है। तो a की वैल्यू आपके पास 3 है, b की वैल्यू आपके पास 4 है। तो सी, इसमें c² का फॉर्मूला होता है a² प्लस b²। तो c² बराबर हो जाएगा 9 + 16, 9 + 16 इज 25। सी की वैल्यू आ जाएगी 5। एसेंट्रिसिटी निकालनी है, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला c/a होता है, 5/3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एसेंट्रिसिटी निकालने के बाद बोल रहा था फोसाई निकालो। फोसाई आपके पास कौन सा केस था, x एक्सिस का केस था, तो +-c,0 होगा। तो ये +-c,0 का मतलब है +-5,0 हो जाएगा। सही है, उसके बाद वो डायरेक्ट्रिक्स कह रहा था, तो डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू a/e, और प्लस माइनस, अच्छा a²/c भी होता है, एक ही बात है। सही है, तो x इज इक्वल टू +-a² का मतलब 9, और c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 5। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी आ गया, फोसाई भी आ गया, एसेंट्रिसिटी भी आ गई, और क्या कह रहा था बच्चों, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो चुका है ना, और फोसाई भी हो गया, एसेंट्रिसिटी भी हो गया। तो ये कॉनिक आपके पास क्या था, कॉनिक आपके पास हाइपरबोला था। तो आपके पास ये जो था वो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है।
ये आपके पास डायरेक्ट एक्सेस की इक्वेशन है। नाउ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सवाल आ गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, फोसाई, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। तो मेरे बच्चों आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे 16x² लिखना है, 16x² के बाद प्लस का 48x लिखना है, सही है। उसके बाद माइनस 36y² लिखना है, 36y² और प्लस के बाद क्या लिखना है, प्लस के बाद 180y और इज इक्वल्स टू क्या करना है 225। सही स्टूडेंट्स, आपने ये सवाल देख, सवाल में क्या था 15x², अगर आप यहाँ से 16 को कॉमन लोगे तो अंदर आएगा x² प्लस 48 को अगर मैं 16 से डिवाइड करूँगा तो आपके पास 3x आ जाएगा और है ना 16 को 32 और फिर हाँ सही है, फिर 3x आ जाएगा। माइनस इसी तरह मैं 36 को कॉमन लूँगा तो अंदर y² माइनस इसको देख लीजिएगा और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 225। अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो हमने एक सवाल किया था, एलिप्स का। हमने एक सवाल अभी थोड़ी देर पहले किया था एलिप्स का, तो ये बिल्कुल सवाल उस पैटर्न को फॉलो करेगा। इस तरह ही इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी लगेगा और उसी तरह इसको सॉल्व करना है, मतलब एक एक चीज़ सेम है। तो ये सवाल बेसिकली आपकी एक प्रैक्टिस के लिए लिखा गया था, थोड़ी सी हिंट मैंने आपको दे दी। इसको यूज़ करते हुए आप क्या करना है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सवाल को कंप्लीट सॉल्व करना। हाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ से जो है ना वो आपके पास x पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि आपके पास जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू क्या होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस होगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप ये वाला सवाल बहुत आसानी से कर लोगे। आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो बात ये हो गई कि सवाल में लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, फोसाई, सेंट्रिसिटी, डायरेक्ट्रिसेस एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। और हाइपरबोला की इक्वेशन क्या चल रही है, हाइपरबोला की इक्वेशन चल रही है x+2 का, यानी कि हम क्या देते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और आप क्या कहते हो कि ये पैरेलल टू क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस है। अगर फॉर्मूलाज याद नहीं है तो ये वाला सवाल हम आपके लिए इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस हो जाए। तो मेरे बच्चों आपने h की वैल्यू निकाली, -2। उसके बाद आपने k की वैल्यू निकाली बच्चों, k की वैल्यू आप कंपेयर करोगे तो k की वैल्यू 1 आएगी। आपने a स्क्वायर की वैल्यू निकाली, a स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, तो मेरे बच्चों a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। इसी तरह b स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई, तो b स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई। सही है। उसके बाद क्या निकालना है, सेंटर निकालना है। तो सेंटर जो होता है वो सेंटर क्या होता है, सेंटर h, k पर होता है और h, k आपके पास कितना चल रहा है, -2, 1। तो यहाँ -2, 1 लिख देंगे। उसके बाद सेंटर की कहानी हो गई कंप्लीट। फोसाई निकालना है, फोसाई आपके पास क्या होगा, x एक्सिस का केस है +-c, 0, तो हमने c भी निकालना होगा। c का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 9 + 4 इज 13, तो c की वैल्यू आ जाएगी √13। ठीक है, 9 + 4 13, तो c की वैल्यू आ जाएगी √13। तो आप यहाँ पे लिखेंगे +-√13, 0। ठीक है, ये आपने फोसाई निकाल लिया। उसके बाद इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है c/a। बार बार लिखोगे ना ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। तो c/a का मतलब है √13/4 था ना, तो 2। ठीक है, और उसके बाद इसेंट्रिसिटी भी हो गया। डायरेक्ट्रिसेस की बात करोगे तो क्या था भाई, पैरेलल टू x एक्सिस है, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h +-a² सारी वैल्यू पुट कर देंगे, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। डायरेक्ट्रिसेस हो गया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इसमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो होती है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपके पास 2b² होता है, तो 2b² की जगह पे आ जाएगा आपके पास 9/a की जगह पे आ जाएगा आपके पास 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा 2। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी निकल गया। तो आपने ये देखा कि अगर सीधा फार्मूला भी अगर आपको याद होता है तो आप सिर्फ सवाल में वैल्यूज़ को पुट कर रहे होते हो, तो इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन एक्चुअली। लेकिन शर्त क्या है, फार्मूलाज याद होने चाहिए। अगर आपको फार्मूलाज याद नहीं है
तो इसका मतलब है कि ये सवाल आप अटेम्प्ट नहीं कर सकोगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको इस वाली सीरीज़ से फ़ायदा हो रहा होगा। हमारा जो क्रैश प्रोग्राम है उससे आपको फ़ायदा हो रहा होगा, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे और उससे आपके सवालात भी सॉल्व हो रहे होंगे। बाज़ दफ़ा हमें फार्मूलाज तो पता होते हैं, लेकिन हम किसी किसी सवाल में फंस जाते हैं। तो हमने कोशिश किया है हर वो सवाल उठाया जाए जो कॉन्सेप्ट वाइज भी इम्पॉर्टेंट है और जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, नाउ मूव करते हैं हम अपने अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में बच्चों, अगले पार्ट में 8.4 है और 8.4 में एक ये सवाल है और वो सवाल लिखा हुआ है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द कॉनिक, और कॉनिक आपके पास क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay और वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4bx एट अ पॉइंट अदर देन द ओरिजन नहीं है। तो इसका मतलब है उसका जो एंगल है वो tan इनवर्स 3/2 a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 अपॉन a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 के बराबर लेकर आना है। एंगल लेकर आना है, एंगल का tan थीटा का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 डॉट m2, लेकिन m1 और m2 तो स्लोप्स होते हैं। स्लोप के लिए आपको dy अपॉन dx चाहिए, लेकिन dy अपॉन dx से पहले आपको क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। जब तक आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा आप स्लोप कैसे निकालोगे, जब तक आपके पास स्लोप नहीं होगा आप एंगल कैसे निकालोगे, जब तक आपके पास जो है वो मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई वो क्या हो गई, या जो सबसे पहली बात हो गई वो बच्चों क्या हो गई कि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो आइए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, तो अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। एक्स स्क्वायर अपॉन 4a इसमें रख दो, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a रखोगे तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4b(x). तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन ये हो जाएगा 16a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4b(x). एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उसने कहा था अदर देन ओरिजिन, याद है ना, अदर देन ओरिजिन का मतलब है एक x की वैल्यू 0 हो रही थी तो 0 नहीं लेनी है, इसीलिए लिखा हुआ था अदर देन ओरिजिन। वैसे ये कटता नहीं है, ये इधर आके माइनस के साथ फिर x कॉमन लिया जाता है तो खैर वो 0 बन जाएगा, तो हम अगर काट भी दें तो गलत नहीं होगा। एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई आपके पास 4b और यहाँ आ गया 16a स्क्वायर, सॉरी ठीक है, ये आ गया आपके पास 16a स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये आपके पास 4 है और 16 है, तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, ये मैं ये कह सकता हूँ कि 4 की पावर ये 2 है ना, तो 4 की पावर 3 हो गई, 4 की पावर 3 हो गई, b हो गया a स्क्वायर हो गया और इसके ऊपर क्या आ गया 1/3। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू निकल कर आई है वो निकल कर आई है 4, b की पावर 1/3 और a की पावर 2/3। ये आपके पास x की वैल्यू निकल कर आई है। अब x की वैल्यू यहाँ रख दो तो y निकल कर आ जाएगा। हमारा जो टारगेट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, तो x है, x स्क्वायर करोगे तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो ये b की पावर 2/3 हो जाएगा। इसके ऊपर स्क्वायर करोगे तो a की पावर 4/3 हो जाएगा, सही है। और अपॉन में कौन आ रहा है, ये 16 के बाद ये नहीं है, कॉमा नहीं है, ठीक है, ये मेरा ख्याल है मिस्टेक हुई है। हाँ बच्चे इसको 16 के बाद कॉमा नहीं समझ लेना, 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा a। अब ये क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 4, b की पावर 2/3, a की पावर 4/3 -1 क्योंकि ये 1 है ना। तो बच्चों ये पता ही क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 4b 2/3 और a की पावर 1/3, क्योंकि 4 - 3 करोगे 1, तो ये y की वैल्यू निकल कर आ गई। तो ये x की वैल्यू भी निकल कर आ गई बच्चों और ये y की वैल्यू भी निकल कर आ गई। तो आपने इसको ऑब्जर्व किया कि हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। तो और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये क्या है, अदर देन ओरिजिन है। x, y हमने निकाल लिया और x की वैल्यू क्या आई है, 4b 1/3 a 2/3, y की वैल्यू आई है 4b 2/3 a 1/3। ये आपके पास क्या निकल कर आया है, ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल कर आया है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल कर आ गया
बहुत आसान हो गया सवाल, पहला स्लोप निकालो, दूसरा स्लोप निकालो, टेन थीटा के फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। तो सर अगर मैं पहला स्लोप यहीं से निकाल लूँ डायरेक्ट, हमने तो काम आसान करना सीखना है, तो ये हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 4a और ये हो जाएगा dy अपॉन dx। ठीक है, तो इसका मतलब है dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी कितना, 2x अपॉन 4a, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा x अपॉन 2a, x अपॉन 2a, ये आपके पास dy अपॉन dx निकल कर आया, x अपॉन 2a। इसी तरह दूसरा वाला अगर निकालेंगे, तो अगर दूसरा वाला मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, मैं जगह बचा रहा हूँ ताकि मैं अगले वाले पेज में टेन थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ कर लूँ। 2y dy अपॉन dx हो गया, और 4bx है तो सिर्फ 4b हो जाएगा, तो dy अपॉन dx की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, 4b अपॉन 2y, तो ये इससे कैंसिल होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2b अपॉन y, ये dy अपॉन dx निकल कर आ गया। सही है। अब हमें एक आया x अपॉन 2 है, एक आया 2b अपॉन y, और x की वैल्यू भी तो रखनी पड़ेगी ना। x की वैल्यू आपके पास क्या चल रही है, x की वैल्यू 4b 1 अपॉन 3 a 2 अपॉन 3, 4b 1 अपॉन 3 a 2 अपॉन 3 है ना, और अपॉन में क्या है 2a, ये वाले इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2b 1 अपॉन 3 और उसके बाद a की पावर 2 अपॉन 3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 2b 1 अपॉन 3 अपॉन a की पावर 1 अपॉन 3। ये आपके पास क्या निकल कर आया है, m1 निकल कर आया। सही है, मतलब आपने dy बाई dx निकाला, dy बाई dx निकाला, x की वैल्यू को पुट कराया, सॉल्व किया, आपका m1 निकल कर आ गया। सही है, यहाँ पे y की वैल्यू रख दीजिए ताकि m2 निकल कर आए, 2b अपॉन y क्या है 4b 2 अपॉन 3 a 1 अपॉन 3, 4b 2 अपॉन 3 और उसके बाद a 1 अपॉन 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास b के ऊपर 1 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे a की पावर 1 अपॉन 3। अगले वाले पेज में मैं अब लिख देता हूँ, आपके पास m1 की वैल्यू लिख देता हूँ। m1 की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, m1 की वैल्यू मेरे बच्चों आपके पास आई थी 2b 1 अपॉन 3 अपॉन a 1 अपॉन 3, 2b 1 अपॉन 3 अपॉन a 1 अपॉन 3। ठीक है, और आपके पास m2 की वैल्यू आई थी, m2 की वैल्यू आई थी b 1 अपॉन 3, है ना। अच्छा, b 1 अपॉन 3 दोनों के नीचे ही चल रहा है, b 1 अपॉन 3 अपॉन 2a 1 अपॉन 3, b 1 अपॉन 3 अपॉन 2a 1 अपॉन 3 करके देखते हैं, अल्लाह मालिक है। ठीक है, टेन थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया, टेन थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 डॉट m2। सही है, m1 माइनस m2 किया तो 2b 1 अपॉन 3 अपॉन a 1 अपॉन 3 माइनस b 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 2a 1 अपॉन 3। सही है, क्या कर रहा हूँ मैं, सही है, और यहाँ पे 1 प्लस m1 की जगह पे आ जाएगा 2b 1 अपॉन 3 a 1 अपॉन 3, और यहाँ पे आ जाएगा b 1 अपॉन 3 अपॉन 2a 1 अपॉन 3। आपने ऑब्जर्व किया ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, a 1 अपॉन 3 a 1 अपॉन 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा, a 2 अपॉन 3 आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं एलसीएम लूँगा तो 2a 1 अपॉन 3 एलसीएम आएगा, 2 उसके पास जाएगा तो हो जाएगा 4b 1 अपॉन 3 माइनस b 1 अपॉन 3 हो जाएगा ना, है ना। तो 4 हाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे अपॉन में 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, b की पावर 2 अपॉन 3 अपॉन a की पावर 2 अपॉन 3। तो मैं डायरेक्ट एलसीएम भी ले लेता हूँ, a की पावर 2 अपॉन 3 लिख देता हूँ, मैंने 1 क्यों लिखा है, ठीक है। और एक ही स्टेप में मैं एलसीएम भी ले लेता हूँ, और यहाँ पे a की पावर कितनी आ जाएगी 2 अपॉन 3। ये बेसिकली टेन थीटा का फॉर्मूला है जो कि चैप्टर नंबर 2 में भी काफ़ी यूज़ हुआ है। तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, 3b 1 अपॉन 3 आ जाएगा, अपॉन में 2a 1 अपॉन 3 आ जाएगा,
मल्टीप्लाई बाई ए की पावर 2/3 हो जाएगा, और अपॉन में ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर भी 2/3 हो जाएगा। उसके बाद 3/2 तो आ चुका है ना, 3/2 तो आ चुका है, बी के ऊपर 1/3, ए के ऊपर 2/3 माइनस 1/3, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ ऊपर जाके माइनस हो रही है, बेस सेम पे पावर माइनस हो जाती है क्योंकि डिवाइड हो रहा है। और उसके बाद जो है ना, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद आपके पास ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 भी आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद ना, उसके बाद क्या हो रहा है कि जब हमने इसको 2/3 माइनस 1/3 किया ना बच्चों, तो 3/2 आया, और यहाँ पे आया बी के ऊपर 1/3, ए के ऊपर 1/3 डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे आया बच्चों ए के ऊपर 2/3 प्लस बी के ऊपर 2/3। तो आपने इसको ऑब्जर्व किया, बहुत ज़्यादा होगा तो आखिरी में क्या करोगे, आखिरी में थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स करके ये पूरा एज इट इज़ जो है ना, ये पूरा एज इट इज़ ला के एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दोगे और आपका ये आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये वाला सवाल जो है वो कंप्लीट हो गया। 8.4 का बच्चों एक सवाल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, उसमें ना उसमें हमें सवाल में लिखा हुआ होता है शो दैट इसेंट्रिसिटी E1 और E2 आर द कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ द टू कॉन्जुगेट हाइपरबोला सेटिस्फाई द रिलेशन E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। तो सीन क्या होता है बच्चों, सीन ये होता है कि अगर आपके पास नॉर्मली एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला अगर C/A होती है, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की मतलब अगर ये E1 है तो E2 जो होगा वो C/B हो जाएगा। एक अगर C/A होता है, C/A होता है ना, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, जिसमें जो आपको याद हो चुका है, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला C/A होता है। पैराबोला में भी, एलिप्स में भी यही होता है, हाइपरबोला में भी यही होता है, लेकिन अगर कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो तो C/B हो जाता है। तो आपने क्या लिया, आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया इस सवाल में, आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया तो आपने लिखा E1 का स्क्वायर प्लस यहाँ लिखा E2 का स्क्वायर। E1 का स्क्वायर किया तो आपने लिखा C² / A² प्लस यहाँ लिखा C² / B²। अगर आपने एलसीएम लिया तो ये आया A² B², ये वाला इसके पास जाएगा तो C² B² प्लस यहाँ पे आएगा C² और ये हो जाएगा A²। अगर आपने C² को कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा A² प्लस B² अपॉन यहाँ पे A² और B² तो चल ही रहे साथ साथ, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट एलसीएम लेना। तो C² और A² प्लस B² का फॉर्मूला भी क्या होता है यार, ये आपको ई नहीं लग जाए, ये C है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी क्या होता है, C² ही होता है। आपको याद होगा A² प्लस B² का जो फॉर्मूला होता है वो C² होता है, और यहाँ नीचे A² और B² है, तो इसको अलग अलग करके लिख दीजिए, C² डॉट C² B²। तो आपने यहाँ पे लिख दिया C/A का स्क्वायर डॉट C/B का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि ये किसके बराबर था, ये E1 के बराबर था ना, तो E1 का स्क्वायर आ गया डॉट ये आ गया E2 का स्क्वायर, ठीक है। सीधा सीधा सवाल था, बहुत आसान सा सवाल था। नॉर्मली ये बच्चा नहीं कर रहा होता, ये बच्चा छोड़ कर आ जाता है। हालांकि आपको पता है जो सवाल दिखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है वो सवाल होता भी बहुत आसान है, तो इसको कर लेना आप, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया कि E1 का स्क्वायर और डॉट E2 के स्क्वायर के बराबर आ गया। सही है बच्चों। एक सवाल और आया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मैंने आपको कहा था ना कि मैंने आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को करना सिखाना है जब मैं फॉर्मूले को डिस्कस कर रहा था, जैसे कि मैंने वादा किया। आइए सीख लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है तो आपको यहाँ पे x² - y² इज इक्वल टू 49 है। कुछ नहीं करना है, dy/dx निकालना है। 2x - 2y dy/dx इज इक्वल टू 0, क्योंकि 49 का डेरिवेटिव 0 होता। तो dy/dx की जो वैल्यू आ जाएगी x/y आ जाएगी, x/y आ जाएगी। x/y क्यों आएगी, -x उस तरफ जाके, और 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसमें पॉइंट पुट कराओगे dy/dx और पॉइंट आपके पास चल रहा है 8 और 15, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8/15 आ जाएगा। x की जगह पे x की वैल्यू, y की जगह पे x की जगह पे x की वैल्यू, y की जगह पे y की वैल्यू 8/15।
सही है। ये बच्चों पता है क्या होता है, ये आपके पास m1 होता है, और इस m1 को पता है क्या कहते हैं मेरे बच्चों, इस m1 को कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। इस m1 को क्या कहते हैं, इस m1 को कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, और x अब y माइनस वाई वन करेंगे तो y माइनस वाई वन आपके पास क्या आएगा, 15 आएगा। m आपके पास है 8/15, और आपके पास x माइनस एक्स वन करेंगे तो x माइनस 8 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल कर आ जाएगी। सर्किल हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, एलिप्स हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का यही तरीका है। फर्स्ट यू विल हैव टू डिफरेंशिएट द इक्वेशन। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डी वाई बाई डी एक्स में एक्स और वाई की वैल्यू को पुट कराओ। एक्स और वाई की वैल्यू को जैसे ही पुट कराओगे तुम्हारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल कर आ जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल कर जैसे ही आ जाएगा, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे फॉर्मूला तो सिंपल वही है, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आपके पास पॉइंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो दो ही है, एक कर्व एक पॉइंट। सही है, क्योंकि टेंजेंट निकालोगे तो किस पॉइंट में निकालोगे, और टेंजेंट की अगर स्लोप निकालोगे तो डिफरेंशिएशन के लिए किस कर्व को इस्तेमाल करोगे। अगर कर्व गिवन है आपको और आपको जो है वो पॉइंट गिवन है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना कोई फनकारी नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होनी चाहिए कि टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। दोनों चीज़ें आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो परपेंडिकुलर के लिए जो हमने रिलेशन पढ़ा है, जो जिसमें हम चीते हो चुके हैं, m1 डॉट m2 माइनस वन के बराबर होता है। तो इसका मतलब है m2 की जो वैल्यू आएगी -15/8 आएगी, और ये जो m2 है ना बच्चों, ये क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो कोई अलग अलग से फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सही है, आपके पास m2 आ गया। अब आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन कर दो। y माइनस वाई वन का मतलब y1 का मतलब y1 का मतलब 15, x m का मतलब -15/8, x माइनस 8। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा बच्चों, आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो कोशिश की गई बहुत आसान तरीन तरीके से आपको चीज़ों को सिखाया जाए, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है बच्चों, और एक सवाल आया, एक सवाल में क्या लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है इफ़ y इज इक्वल्स टू √5 प्लस के टेंजेंट टू द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1। तो आप वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक ही वैल्यू निकालो। ठीक है, एक ये सवाल है। तो अगर आपके पास टेंजेंट की जो बात होती है, तो अगर आपको याद हो तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं आपको याद करा दूं तो ये हमने थ्योरी में पढ़ा था, थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की अगर हम बात करें तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अगर इलिप्स की होती है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये हाइपरबोला हो जाती तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाती। बस ये दो बातें याद रखना, जिससे आपका सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सी कौन होता है आपके पास, ये आपके पास ये जो के है ना वो सी है। ए स्क्वायर कौन होता है बच्चों, ए स्क्वायर ये होता है। बी स्क्वायर कौन होता है, बी स्क्वायर ये होता है। और एम स्लोप है तो √5 होगा। सारी वैल्यूज़ को पुट करा दो, सी मतलब के स्क्वायर मुझे निकालना है। ए स्क्वायर की जगह पे आपके पास 9 आएगा, एम स्क्वायर की जगह पे आपके पास 5 आएगा, क्योंकि √5 है। √5 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो के स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 45 प्लस 4। तो के स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 49। तो के की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, +-7। ठीक है, तो आपने ये देखा कि एक छोटी सी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अगर आपको याद है तो आपके लिए सवाल को सॉल्व करना कोई फनकारी नहीं है। ठीक है, तो चलिए, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी इस सीरीज़ की मदद से बहुत अच्छी हो रही होगी। अगर आपने पूरे साल पढ़ा भी है तो आपका एक अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप किसी वजह से नहीं पढ़ सके पूरे साल, आपको टाइम नहीं मिला या किसी भी वजह से आप नहीं कर सके चीज़ों को कवर, तो इस सीरीज़ की मदद से आप 100%
अपने कोर्स को कवर भी कर सकते हो और एग्ज़ाम में एक अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो विद इन लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। तो आपके पास जाहिर सी बात है दिन भी कम है और उसी को देखते हुए हमने इस क्रैश प्रोग्राम को शुरू किया था। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और प्लस आप अपने दोस्तों को भी ये शेयर कर रहे होगे और अपने साथ अपने दोस्तों की भी हेल्प कर रहे होगे। ठीक है, चलें फिर इंशाल्लाह अगले चैप्टर के साथ कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।